फर्स्ट हमारा द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड इन द कनेक्शन विद द ड्राइंग ऑफ ब्रिक आर एज फॉलो। किस प्रकार से या कितने प्रकार से हम हमारी ईंट को ड्राई कर सकते हैं। पहला है हमारा आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग मतलब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली उसको ड्राई करेंगे। द ब्रिक्स आर जनरली ड्राइड बाय द नेचुरल प्रोसेस। हम वैसे तो नेचुरली ब्रिक को रख करके जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है जैसे धीरे धीरे सूखने की, वैसे ड्राई करते हैं। मगर बट व्हेन ब्रिक आर टू बी रैपिडली ड्राई ऑन अ लार्ज स्केल, हमारी ब्रिक का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये सूख ही नहीं पा रही है और वापस से इनकी लाइन में हमारे पास स्पेस कम है और हमको लगातार ही हमको दूसरी भी सुखानी है, मतलब लार्ज स्केल पे हमको ब्रिक को सुखानी है, तो हमको जल्दी जल्दी सुखाना पड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं, द आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियली हमको उसको ड्राई करना पड़ेगा। मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी तो आप वापस से उसको रीजॉइन कर लेना, ठीक है। बट वेन ब्रिक आर टू बी रैपिडली ड्राई ऑन अ लार्ज स्केल, जब हमको बड़े पैमाने पर हमको जल्दी जल्दी ईंटों को सुखाना होता है, द आर्टिफिशियल ड्राइंग में बी एडोप्टेड, मतलब आर्टिफिशियली हम उसको सुखा सकते। इन सच अ केस द मोल्डेड ब्रिक, जो हमारी सांचे में बनी हुई ब्रिक को हम क्या करते हैं, ब्रिक आर अलाउड टू पास थ्रू द स्पेशल ड्रायर। हम क्या करते हैं, हमारी जो ईंटें रहती है उनको स्पेशल या एक विशेष प्रकार के ड्रायर में से हम सुखाते हैं। विच आर इन द फॉर्म ऑफ टनल, जैसे एक टनल नुमा या सुरंग नुमा हम उसका अरेंजमेंट बनाते हैं और वो ईंटें अंदर टनल के अंदर से जाती है और हॉट चैनल के ऊपर से सूख करके वो आ जाती है। विच आर इन द फॉर्म ऑफ टनल or hot channel or floors, such dryers are heated with the help of special furnace but not hot flue gases। हम सिर्फ एक तापमान का थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमारी ईंटें सिर्फ सूख जाए, मतलब उनके ऊपर हॉट वाली गैसेस का परिवहन नहीं करेंगे। The tunnel dryer are more economical than hot floor dryer। मतलब एक हॉट फ्लोर ड्रायर भी होता है, उससे ज़्यादा हमारी टनल ड्रायर किफ़ायती पड़ती है। एंड दे मे बी आइदर पीरियोडिक और कंटिन्यूस, अगर हम उसको कुछ ना कुछ अंतराल में सुखा सकते हैं या फिर लगातार भी हम इसको सुखा सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल ड्रायर। अब फिर आता है हमारी सर्कुलेशन ऑफ एयर। दूसरे कौन सा तरीका है हमारी ईंटों को सुखाने का, हम सर्कुलेशन ऑफ एयर मतलब एयर का परिवहन हमारी ईंटों के ऊपर भी करके हम सुखा सकते। द ब्रिक इन द स्टैक्स शुड बी अरेंज इन सच अ वे सफिशिएंट एयर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम। हम ईंटों को ऐसे जमाएंगे स्टैक में कि ईंटों के आसपास सही प्रकार से हमको क्या मिले, सफिशिएंट एयर मिले। देम फॉर फ्री सर्कुलेशन एयर, मतलब हमारी जो फ्री एयर होगी एटमॉस्फेयर में, वो वाली एयर हमारी पूरी लगातार ब्रिक के आसपास में कवर्ड करती हुई ब्रिक को सुखा दे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है इसमें ड्राइंग यार्ड। फॉर द ड्राइंग पर्पस स्पेशल ड्राइंग यार्ड्स शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब अच्छे एक स्पेशल ड्राइंग यार्ड हम प्रिपेयर करते। इट शुड बी स्लाइटली ऑन हायर लेवल, ये थोड़े यार्ड मतलब एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं या जहाँ थोड़ा सा चलो पढ़ते हैं उसको कैसे क्या, मतलब ये थोड़े से ऊपर की तरफ में हम इसको हायर लेवल पे ईंटों को रखते हैं। इट शुड बी स्लाइटली ऑन हायर लेवल एंड इट इज़ डिजायरेबल टू कवर इट विथ सैंड। सच अरेंजमेंट would prevent the accumulation of rain water। क्या बोल रहे हैं कि थोड़े से हायर लेवल पर रख के हम इसको सैंड से कवर करके इसको थोड़ी सी गर्म सैंड प्रोवाइड करके, जैसे आपने देखा है वो कुकर में सैंड रख के वो बना देते हैं केक, तो ऐसे ही सैंड को थोड़ा सा हॉट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ईंटों को डायरेक्ट गर्म नहीं करते, हम बस हॉटनेस प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके कारण हमारी क्या होती है, ईंटें थोड़ी सी जल्दी ड्राई हो जाती है। पीरियड ऑफ ड्राइंग मतलब कितने पीरियड के लिए हमको
period of drying. The time required by the molded brick to dry depends on the prevailing weathering condition. कितने समय के लिए हमको ईंटों को सुखाना पड़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे मौसम की कंडीशन कैसी है. यूजुअली इट टेक्स अबाउट 3 से 3 days to 10 days. 3 से लेकर के 10 दिन के बीच में हम ये मानते हैं कि हमारी ईंट जो रहती है वो पूरी सूख जाती है या ड्राई हो जाती है. ठीक है. फिर आती है स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग इज टू बी सीन दैट द ब्रिक आर नॉट डायरेक्टली exposed to the wind or sun for drying. Suitable screens if necessary may be provided to avoid such a situation. स्क्रीनिंग मतलब ये देखा गया है कि ब्रिक को हम डायरेक्टली सन या विंड के एक्सपोज में नहीं रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे की प्रोसेस के लिए, बर्निंग के लिए पहुंचाते हैं. ठीक है. अब आता है हमारा नेक्स्ट बर्निंग, और लास्ट हमारा ये स्टेप होता है. बर्निंग मतलब हमको भट्टे में किस प्रकार से इसको पकाना है. ठीक है. तो बात करते हैं बर्निंग की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक. इट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. जो हमारी ईंटों की पकाई होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है हमारी ईंटों का. मेनली हम ईंटों को ऐसे ही जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ ऐसे ही हम इसको भट्टा बोल करके संबोधित करते हैं. ठीक है. आपने भी सुना ही होगा. तो क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक. इट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. ये हमारी ईंटों का जो मेन पार्ट होता है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने का और स्ट्रेंथ गेन करने का. यूजुअली हमारी जो ईंट रहती है बर्निंग प्रोसेस में ही स्ट्रेंथ गेन करती है टू द ब्रिक एंड मैक देम डेंस एंड ड्यूरेबल. फिर वो कैसे डेंस, कठोर और ड्यूरेबल, टिकाऊ बनती है. ठीक है. द ब्रिक शुड बी बर्न प्रॉपरली. हमारी ईंटों को अच्छे से पकाना चाहिए. इफ ब्रिक आर ओवर बर्नड, अगर हमारी ब्रिक ओवर बर्नड हो जाती है. कौन सी ब्रिक होती है ओवर बर्नड ब्रिक? हाँ, जामा ब्रिक. हाँ, हमारी ओवर बर्नड वाली ब्रिक होती है जामा ब्रिक. दे विल बी ब्रिटल एंड हैंस ब्रेक इजीली. फिर वो कैसी हो जाती, कड़क, और कड़क चीज़ें जो कठोर सी हो जाती है वो कैसी, इजीली टूट जाती है. मतलब मैं इसका उदाहरण ऐसे बताऊंगी कि आपने कभी वो देखा शक्कर पारा या गूंजा या जो भी कुछ चीज़, शक्कर पारा कभी खाया होगा. तो अपना जो शक्कर पारा जो नॉर्मल ब्राउन रहता है वो थोड़ा सा कुरकुरा रहता है, और जो ज़्यादा काला हो जाता है, जल जाता है ना, उसको कट करके आप तोड़ोगे जल्दी टूट जाता है. मतलब जितना कठोर और कड़क चीज़ जो पक जाती है वो जल्दी इजीली टूट जाती है. दे आर अंडर बर्नड. इफ दे आर अंडर बर्नड, या तो वो अध पकी होगी, मतलब प्रॉपर सही तरीके से अगर नहीं पकी होगी और आधी कच्ची रह गई होगी, दे विल बी सॉफ्ट. तो वो किस प्रकार की रहेगी, हमारी सॉफ्ट प्रकार की रहेगी. एंड हैंस कैन नॉट कैरी लोड्स. फिर क्या होगी, वो नरम होगी और उस पर क्या लोड प्रॉपर नहीं आएगा. मतलब ना तो ज़्यादा वो ओवर बर्न्ड हो और ना ही ज़्यादा हमारी अंडर बर्न्ड हो. ठीक है. वो एक मॉडरेट फॉर्म में पकी होनी चाहिए. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं. when the temperature of dull red heat about 650 degree centigrade is attained, the organic matter contained in the brick is oxidized and also water of crystallization is driven away. But heat of brick is done beyond this limit for the following purpose. बोल रहे हैं जब हमारा टेम्परेचर भट्टे का, मतलब जब व्हेन टेम्परेचर ऑफ डल रेड हीट, हमारी जो डल रेड हीट का टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है या अटेंडेंट हो जाता है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट है, जैसे हमारी अगर क्ले में किसी भी प्रकार का वेजिटेशन मटेरियल है, जड़ वड़ है, थोड़ी सी पत्ती वत्ती अगर आ गई है, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, ईंट का ऑक्सीडाइज हो जाता है ना. और जो वाटर भी हमारा होता है वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. मतलब अगर जैसे ये कुछ भी, जैसे हमारी ईंट की अंदर की
क्ले है, अगर इसमें पानी का कुछ अंश अगर बीच में गोला बना करके पड़ा होगा, ऊपर से तो ये ड्राई हो गई, कहीं भी पानी का अंश गोला बना करके अंदर रहा होगा, तो ये कैसा हो गया, वहीं के वहीं फट से खाली हो गया, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो गया, वो क्रिस्टल का फॉर्म ले लिया, ऑक्सीडाइज हो गया और क्रिस्टलाइज हो गया। तो वहां पर वैसे के वैसे ही क्या होगा, एक क्रिस्टल जमा हो जाएगा, ठीक है। बट हीटिंग ऑफ द ब्रिक इज डन। उसको संजय को भी मैसेज कर दो, वो भी ज्वाइन कर लेगा सक्षम। क्या हुआ, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं सक्षम? मैडम डाला तो है मैसेज अभी। ठीक है। फोन लगा देता हूँ मैडम, मैं एक चीज। रहने दो, वो कर लेगा ज्वाइन। यहाँ देख लो, when temperature is about 1100 degree centigrade, it is reached, the particle of two important constituent of brick clay, namely alumina and sand, blends them together, resulting in the increase of strength and density of brick. Further heating is not desirable, and if the temperature is raised beyond the 1100 degree centigrade, a great amount of fusible glassy mass is formed. The bricks are said to be vitrified. The brick begin to lose their shape beyond a certain beyond a certain limit of vitrification. क्या बोल रहे हैं, अगर 650 डिग्री के अराउंड हमारा टेम्परेचर है और ये अगर हमारा अटेंडेंट टू रेड कलर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे वेजिटेशन मटेरियल है, अगर जो कुछ भी रह गए हैं, वो क्या क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म कर लेंगे। मगर अगर हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम ईंटों को बर्न करते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो एलुमिना और सैंड है जो कि हमारी क्ले में प्रेजेंट है, वो कैसे हो जाते हैं, आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, और क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ और डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, किसकी, ईंटों की। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये हम 1100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, उसमें हमारी ईंट को पकाना सही है एक तरह से।
ठीक है। तो इसको हम दो प्रकार से बर्निंग करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार से हम बर्निंग कर सकते हैं, एक क्लैम्प्स के द्वारा और एक क्लीन के द्वारा, ठीक है। द बर्निंग ऑफ ब्रिक इज डन आइदर फ्रॉम क्लैम्प्स और इन क्लीन। द क्लैम्प आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो क्लैम्प हम बनाते हैं वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। एंड दे आर अडोप्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक ऑन द स्मॉल स्केल। जहाँ ईंटों का प्रोडक्शन कम पैमाने पे हो रहा है तो हम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हम क्लेन्स बोलते हैं। टू सर्व लोकल डिमांड और अ स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस। अगर हमारी छोटी डिमांड है तो हम उसको क्या करेंगे, क्लैम्प्स बनाएंगे, क्योंकि ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। तो उसको बना करके हम ईंटों को भट्टे में प्रिपेयर करेंगे। द क्लीन इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर एंड दे आर अडोप्टेड टू मैन्युफैक्चर ब्रिक ऑन द लार्ज स्केल। मतलब अगर हमारी ईंटों का प्रोडक्शन कम कम पैमाने पे हो रहा है तो हम क्लैम्स बनाएंगे, और हमारी ईंटों का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे हो रहा है तो हम क्लीन्स बनाएंगे, ठीक है। A typical claim is shown in the figure 3.4. Following procedure is adopted in its construction. क्लेम हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर बना हुआ है, GL लिखा हुआ है, मतलब ये ग्राउंड लेवल के हमारे ऊपर बना हुआ है। हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक वॉल बनाते हैं, ठीक है। खड़ी वर्टिकल वॉल बनाते हैं, और हम क्या कर रखे हैं, इसको यहाँ पर अर्थ मतलब ये लेयर ऑफ हमारी ब्रिक जमी हुई है, दिख रही है ये लाइन वाइज हमारी ब्रिक की लेयर जमी हुई है। इनके बीच में हमने ये जो रखा है ये फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है, एक के ऊपर एक। फिर इसको हमने क्या कर दिया है, मिट्टी से कवर्ड कर दिया है। मतलब ये हमने एक टेम्परेरी ओवन बनाया है जो हीट मेंटेन कर करके रखता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने इस प्रकार से कुछ नीचे अर्थ बिछाई हुई है, मतलब कुछ भी मिट्टी या रेती या कुछ भी आप बिछा सकते हो। फिर हमने फ्यूल का एक लेयर जलाया है, फिर हमने क्या करी है, ब्रिकों को जमाया है, फिर हमने फ्यूल का लेयर जलाया है, फिर हमने ब्रिकों को जमाया है, फिर फ्यूल का लेयर, फिर ब्रिकों को, ऐसे हम क्या करते हैं, इनको लेयर वाइज हमने क्लैंप बना दिया और इसको मिट्टी से कवर्ड कर दिया, ठीक है। अ पीस Yes, अ पीस ऑफ ग्राउंड इज सिलेक्टेड, मतलब हमको कहाँ हीटों को तपाना है या बर्न करना है वो सिलेक्ट करेंगे। इट शेप इन द प्लेन इज जनरली ट्रेपेजोइडल, कैसे ट्रेपेजोइडल आकार का हम इसको बनाते हैं। द फ्लोर ऑफ क्लैंप इज प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट शॉर्ट एंड is slightly in the excavation and wider and is raised to an angle of about 15 degree from the ground। किस प्रकार से ये एंगल हमने उठाया है, 15 डिग्री ग्राउंड से हमने इसका एंगल उठाया है, ठीक है। ट्रेपेजोइडल आकार में हम इसको क्लैंप को बनाते हैं, मतलब ऊपर से भी ऐसा और नीचे से भी कुछ इस गोल वाली प्रकार सीढ़ी है। का। फिर क्या होता है, द ब्रिक वॉल इन द मड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द शॉर्ट एंड। छोटे एंड पे हम क्या करते हैं, एक ब्रिक की वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, on the short end, and and layer of fuel is laid on the prepared floor। फिर क्या करा है हमने, जो फ्लोर को प्रिपेयर करा है, मतलब जो भी हमने फ्लोर बनाया है, इसकी धरती बनाई है, उस पे एक फ्यूल का लेयर बनाया। फ्यूल मतलब जो भी हमारा जलेगा, fuel layer on the prepared floor। The fuel may be consist of grass, cow dung, litter, husk of rice और groundnuts etc। क्या बोल रहे हैं, कौन सा फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, हम घास को जला सकते हैं, काउडंग हमारे उपलों को कंडों को जला सकते हैं, लिटर मतलब जो भी हमारी जो फसल होती है उसमें से जो बचा हुआ भूसा रहता है वो जला सकते हैं। हस्क ऑफ राइस मतलब जो अगर राइस का भूसा आता है उसको भी रख सकते हैं, ग्राउंड नट्स को भी रख सकते हैं। ये इस प्रकार का हम फ्यूल यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नेचुरल फ्यूल, ठीक है। द थिकनेस ऑफ लेयर इज अबाउट 700 mm टू 800 mm। मतलब जो भी हम फ्यूल रखेंगे उसको 15 डिग्री का पहले तो हम वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। क्या, ग्राउंड ग्राउंड से ये 15 डिग्री हमने उठाया, ऐसा ये ऐसा ग्राउंड था हमारा, धरती थी ये ऐसी थी, ऐसी प्लेन थी। फिर हमने क्या करी, इसको 15 डिग्री उठा दी, चाहिए ऐसे उठा दो, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा धरती से उठा हुआ, ये 15 डिग्री का एंगल बनेगा।
फिर इसमें क्या करा, मैंने एक लेयर फ्यूल की जमाई। फ्यूल मतलब कुछ भी घास फूस या जो भी कुछ उसमें आगे लगा करके जो तपन देता है, ठीक है, वो लेयर बनाई। अब वो क्या बोल रहा है, फ्यूल की लेयर कितनी मोटी होनी चाहिए, तो बोल रहे 700 से 800 मोटी होनी चाहिए ये जो लेयर है, ठीक है। द व्यूड द वुड और कोल डस्ट में ऑल्सो बी यूज एज ए फ्यूल। लकड़ी और हमारे कोल डस्ट मतलब हमारे जो कोयले के जो टुकड़े बड्डे और बुरादा रहता उसको भी हम फ्यूल की जगह पर यूज कर सकते हैं, मतलब जलाने के लिए, ठीक है। अ लेयर कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 कोर्सेस ऑफ रो, मतलब क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 कोर्स हमने, मतलब 4 लेयर हमने ईंटों की लगाई है, तो कितनी भी 4 से 5 रो का हम ब्रिक का कोर्स बिछा सकते हैं तपाने के लिए। मतलब एक लेयर फ्यूल की, एक लेयर ब्रिक की, फिर फ्यूल, फिर ब्रिक, फिर फ्यूल, फिर ब्रिक, फ्यूल, ब्रिक, और ऊपर से कवर्ड कर रखा है हमने, ठीक है। द ब्रिक आर लेड ऑन द एज विद अ स्मॉल स्पेस बिटवीन देम फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर। क्या करेंगे हम, इन ईंटों के बीच में भी थोड़ी सी जगह में बिछाएंगे फ्यूल के ऊपर, क्यों, क्योंकि जब हमको एयर मिलेगी तभी हमारा फ्यूल जलता है, ठीक है। हमको अगर जब तक O2 नहीं मिलती तब तक हमारा फ्यूल नहीं जमेगा, तो बोल रहे हैं कि ब्रिक को थोड़ी सी डिस्टेंस में हम बिछाएंगे ताकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन मिले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अनादर लेयर ऑफ रॉ ब्रिक इज पुट अप। फिर क्या करेंगे, फिर एक लेयर हमारी फ्यूल की बिछाई, फिर ऐसे अल्टरनेट एक के बाद एक लेयर हम बिछाते चले जाएंगे। द थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर ग्रेजुअली डिक्रीज एज द हाइट ऑफ क्लैंप इंक्रीजेस। क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो क्लैंप का हाइट, क्लैंप मतलब ये पूरा सेटअप, अगर ये बहुत हम बड़ा बिछा रहे हैं तो क्या करेंगे, हमारी जो फ्यूल की लेयर हम इसको पतली करते चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये मोटी बिछाएंगे तो ये पूरा का पूरा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में क्लैंप बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल का लेयर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ क्लैंप इज अबाउट 3 मीटर to 4 मीटर। जो ये हाइट हमारा जाता है तो हम इसको 3 मीटर से 4 मीटर के बीच रख सकते हैं। वेन नियरली 1/3 height is reached, the lower portion of the clamp is ignited। जब 1/3 हाइट तक हम इसके पहुंच जाते हैं, मतलब जैसे हमने इतना बना दिया, जैसे 4 मीटर का टोटल बनाना, हमने इतना बना दिया, फिर उसके बाद क्या, नीचे वाला फ्यूल में हम आगे लगा देते हैं, मतलब इग्नाइट कर देते हैं उसको। द मैडम ऐसा क्यों करते? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये लेयर बाय लेयर जब हम जमाते चले जाएंगे तो उसको जलने के लिए आगे भी तो मिलेगी, फिर ये ऊपर वाला जलेगा, फिर ऊपर वाला, ये फिर क्या हीट मेंटेन करके रखेगा। हीट कैसे मेंटेन करके रखेगा कि ऊपर से अपने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये हीट अपने आप कुछ देर तक मेंटेन रहेगी, मतलब बहुत देरी तक ये हमारी जो तापमान है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, गरम ही रहेगा, ठीक है। 1/3 मतलब 1/3, इतनी इतनी जब जमा देंगे, जैसे टोटल हाइट की 1/3। द ऑब्जेक्ट फॉर सच एन एक्शन इज टू बर्nt brick in lower part when construction in the upper part of clamp is in the process। जैसे जैसे ये बर्न होना स्टार्ट होगा तब तक हम ऊपर के पार्ट्स चलाते रहेंगे। When clamp is completely constructed, जब हमारा जो clamp होगा पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, it is plastered with the mud। कैसे कर देंगे हम, ऊपर से भी मड लगा देंगे और साइड से भी मड लगा देंगे। इसका करने का जो हमने ये मड लगाया है, ये इसलिए लगाया है ताकि अंदर की गर्मी अंदर ही बनी रहे, ठीक है, जल्दी ये जो भट्टा है ठंडा नहीं पड़े, ठीक है। When clamp is completely constructed, it is plastered with the mud on side and the top, मतलब इस साइड में और टॉप पर हमने क्या मड लगा दिया, filled with the earth to prevent the escape of heat। क्या बोल रहे हैं कि हमारी ईंट को बाहर निकलने से ये रोकता है। If there is any sudden and violent outburst of the fire, it is put down and throwing earth or ashes।
The clamp is allowed to burn for a period about 1 to 2 months. ये बोल रहे हैं इस क्लैम्प को हम कितने पीरियड के लिए बर्न करेंगे, 1 से 2 महीने के लिए, ईट पकाने वाले जो है। इट इज देन अलाउड टू, हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि ये पहले के टाइम पे होता होगा। अभी कहाँ मिट्टी से कवर्ड वाला आप क्या क्लैंप देखते हो, आपका भट्टा दिखता है क्या ऐसा मिट्टी से कवर्ड वाला? ऐसे अब ईंटें नहीं पकती है। ये पहले जब ईंटों का इन्वेंशन हुआ होगा ना, तब के टाइम की बात हो रही होगी। तो हमको पढ़ना तो सभी पड़ेगा कि किस तरह से चेंजेस हुए हैं। तो ये बहुत पुराना टाइप का वो है। ये ज्यादा निकाल दिया पढ़ने है। 1 से 2 महीने तक। देन इट इज अलाउड टू कूल मोर और लेस, then it is allowed to cool